हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 जी के ट्रिक। और आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी विषय, और हिंदी विषय में पढ़ाएंगे समास। समास का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने समास को डिटेल में पढ़ाया था, तो आप इससे पहले पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने समास को डिटेल में पढ़ाया है। तो दोस्तों, समास में कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा समास होगा। सेम मिलते रहते हैं वो एक दूसरे से। तो चलिए आज पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, फिर उसका प्रैक्टिस कराएंगे हम। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। दोस्तों, कुछ समास शब्द ऐसे होते हैं जो द्विगु और बहुब्रीहि दोनों होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम द्विगु टिक लगाएं या बहुब्रीहि, जब एग्जाम में पूछ लेगा। तो जैसे दोस्तों दिया है चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका अर्थ है चार भुजाओं का समूह। मतलब जब इसका समास विग्रह करेंगे चतुर्भुज का, और इस टाइप से समास विग्रह करेंगे चार भुजाओं का समूह, तब ये द्विगु समास कहलाएगा। और जब चतुर्भुज का समास विग्रह दूसरी तरीके से करेंगे, मतलब कोई तीसरा अर्थ देगा शब्द, जैसे चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये बहुब्रीहि समास कहलाएगा। और दोस्तों, द्विगु समास जो है इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, और बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें पूरा पद विशेषण का काम करता है, और द्विगु समास में केवल दूसरा पद ही विशेष्य का कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसे ये चतुर्भुज दिया है चार भुजाओं का समूह, इसका समास विग्रह करने पर हुआ चार भुजाओं का समूह, तब हमारा होगा द्विगु समास। दोस्तों, जब एग्जाम में पूछता है तो ऑप्शन में जब देगा, तो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, या तो पूछ लेगा चतुर्भुज में कौन सा समास है, और ऑप्शन देगा तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तब द्विगु नहीं देगा। और जब ये पूछेगा कि चार भुजाओं का समूह किसका, कौन सा समास है, तब ऑप्शन में द्विगु जरूर देगा, तब बहुब्रीहि भी देगा, क्योंकि यहाँ पर समास विग्रह दे देगा। और एग्जाम में अगर पूछ लेता है चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो दोस्तों ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि तब केवल देगा चतुर्भुज में कौन सा समास है। और अगर समास विग्रह सहित दे दिया, तब आपको दोनों को देखकर टिक लगाना पड़ेगा कि द्विगु है या बहुब्रीहि। तो द्विगु कैसे पहचानेंगे, जब समास विग्रह करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, तब उसे द्विगु समास कहेंगे। और जब समास विग्रह करने पर कोई नया अर्थ निकले तो उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे चतुर्भुज में दोस्तों चार हैं भुजाएं जिसकी, यहाँ पर अर्थात विष्णु, मतलब जिसकी चार भुजाएं होती हैं वो कौन है, तो वो विष्णु है। यहाँ पर तीसरा अर्थ किसके लिए निकल रहा है, विष्णु के लिए, तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि होगा। तो इसी प्रकार का अगला है दोस्तों त्रिनेत्र। तीन नेत्रों का समूह, तब ये द्विगु कहलाएगा। जब त्रिनेत्र का दोस्तों समास विग्रह इस टाइप से करेंगे, तीन नेत्रों का समूह, तब ये द्विगु समास कहलाएगा। और जब त्रिनेत्र का समास विग्रह इस टाइप से करेंगे, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, यहाँ पर एक नया अर्थ निकल कर आया है कि मतलब जिसके तीन आँखें होती हैं वो कौन है, तो अर्थात वो शिव होते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो याद रखिएगा, द्विगु समास में कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, और बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कौन से ऐसे शब्द हैं जो सेम होते हैं, द्विगु और बहुब्रीहि दोनों होते हैं। तो आगे है दोस्तों चतुर्मुख, चार मुखों का समूह। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिया है चार मुखों का समूह, मतलब यहाँ पर समूह बताया है, ये नहीं बताया कि इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसका कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये हमारा द्विगु समास कहलाएगा। और आगे है चतुर्मुख, फिर से चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तब यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है ब्रह्मा के लिए, जिसके चार मुख होते हैं वो कौन है, तो वो ब्रह्मा है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आज सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब अगला पढ़ते हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कभी कभी दो शब्द ऐसे हो जाते हैं जिसे पहचानना कठिन होता है, वो कर्मधारय भी होते हैं और बहुव्रीहि भी होते हैं। अब उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मधारय है या बहुव्रीहि? जब उनका समास विग्रह करेंगे तब पता चलेगा कि ये कर्मधारय है और ये बहुव्रीहि है। दोस्तों कर्मधारय जो है इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य, और जो बहुव्रीहि होता है पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। और बहुव्रीहि समास में दोस्तों जब उसका समास विग्रह करेंगे तो कोई तीसरा अर्थ देता है। अब जैसे दोस्तों दिया है दशानन, दस आनन, यहाँ पर दस आनन बोल दिया तो ये हमारा कर्मधारय होगा। और जब दशानन का समास विग्रह इस टाइप से करेंगे, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, यहाँ पर नया शब्द रावण निकल कर आ रहा है। 10 मुख किसके होते हैं? तो रावण के होते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। जैसे है सडानन, यहाँ पर सडानन का जब समास विग्रह इस टाइप से करेंगे 6 आनन, तब ये हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। और जब सडानन का समास विग्रह इस टाइप से करेंगे 6 मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय, यहाँ पर दोस्तों देखिए कार्तिकेय के लिए 6 मुख हैं जिसके, कार्तिकेय नया शब्द निकल कर आ रहा है कार्तिकेय, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। अगला है दोस्तों लंबोदर, लंबा है उदर, मतलब लंबा है जो उदर। यहाँ पर कोई तीसरा अर्थ निकल कर नहीं आ रहा, यहाँ पर खाली इतना है कि लंबा है जो उदर, अर्थात तो ये कर्मधारय समास होगा। और अगला है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। यहाँ पर गणेश के लिए ये समास विग्रह करने पर नया शब्द गणेश निकल कर आ रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। तो लंबा है जो उदर ये कर्मधारय, और लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो यहाँ पर बहुव्रीहि होगा। अगला है महात्मा, महान है जो आत्मा, तो ये कर्मधारय समास कहलाएगा। और अगर महात्मा का समास विग्रह इस टाइप से करेंगे, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात ऋषि मुनि, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर महान है आत्मा जिसकी, तो नया शब्द मतलब नया अर्थ निकल कर आ रहा है कि ये किसके लिए कहा गया है, तो ये ऋषि मुनि के लिए कहा गया है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। आगे है दोस्तों नीलकंठ। नीलकंठ भी देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में पूछ लेता है कि नीलकंठ कौन सा समास है, तब ऑप्शन में आपको ये दोनों देगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक देगा, कर्मधारय या बहुव्रीहि। और जब इन दोनों का समास विग्रह करके देगा, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कौन सा समास है, तब आपको कर्मधारय समास दे देगा एक ऑप्शन में, एक में बहुव्रीहि दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पर नीला है जो कंठ, यहाँ पर समास विग्रह देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा समास है। तो देखिए नीला, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जब इसका समास विग्रह इस टाइप से करेंगे तब हमारा कर्मधारय समास होगा। और जब इसी नीलकंठ का समास विग्रह इस टाइप से करेंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, किसके लिए ये बात कही है, तो ये शिव जी के लिए बात कही है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। अगला है घन श्याम, घन के समान श्याम, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जब घन श्याम का समास विग्रह इस टाइप से होगा, घन के समान श्याम, तब ये कर्मधारय समास होगा। और जब घन श्याम का इस टाइप से मतलब समास विग्रह होगा, जैसे घन के समान है जो श्याम, अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो याद रखिए दोस्तों, बहुव्रीहि समास में किसी के लिए बात कही जाती है समास विग्रह करने पर, या कोई नया अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे है चंद्रमुख। ये देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख दोनों सेम है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका समास विग्रह करके पहचानेंगे कि कौन सा समास है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और चंद्रमुख का जब इस टाइप से समास विग्रह करेंगे, जैसे चंद्र के समान है मुख जिसका, अर्थात कोई स्त्री, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब समास है, बहुत ही ज़्यादा
ये कन्फ्यूजन वाले समास हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा इनका समास विग्रह करने पर समास बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे हम स्टार्ट करेंगे समास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, बार बार पूछते हैं, वही रिपीट कर करके। तो चलिए वो शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है दोस्तों, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब इनका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा। जैसे राजकुमार है तो राजा का कुमार, यहाँ पर राजा का कुमार का आ गया बीच में, मतलब कारक चिन्ह आ गया, तो ये तो तत्पुरुष समास होगा। और अगला है यज्ञवेदी, अर्थात यज्ञ की वेदी, यहाँ पर भी की शब्द जो आ गया है वो हमारा कारक चिन्ह है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास होगा। अगला है आजन्म, तो इसका तो आधन जन्म बनेगा, आधन जन्म। यहाँ पर ये जो आ शब्द है ये हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग लग गया। और उपसर्ग किस में लगता है दोस्तों, उपसर्ग अव्ययी भाव समास में लगता है। और ग्रामवासी, ग्राम के वासी, यहाँ पर के आ गया, तो के कारक चिन्ह है जो कि तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या पूछा है, निम्नांकित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, राजकुमार का है राजा का कुमार, यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया क्या। और यज्ञवेदी, यज्ञ की वेदी, यहाँ पर भी की शब्द जो है कारक चिन्ह आ गया है, तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी, ग्राम के वासी, तो यहाँ पर भी के कारक चिन्ह है जो कि तत्पुरुष समास है। और आजन्म, आजन्म में आ शब्द जो है वो उपसर्ग है जो कि अव्ययी भाव समास में लगता है। और ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होता है, कोई ना कोई उपसर्ग लगता है, तो यहाँ पर गुरुदेव में तो कोई उपसर्ग लगा नहीं है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, कोई ना कोई कारक चिन्ह आता है, जैसे गुरुदेव, तो यहाँ पर तो कोई कारक चिन्ह आ नहीं रहा है। गुरुदेव का समास विग्रह करने पर गुरु है जो देव, यहाँ पर तो कोई भी कारक चिन्ह नहीं आ रहा, तो ये तत्पुरुष समास तो है ही नहीं। अगला है बहुव्रीहि समास, गुरु है जो देव, यहाँ पर कोई भी नया शब्द या अर्थ निकल कर नहीं आ रहा, तो ये हमारा बहुव्रीहि भी नहीं है। तो बचा कौन सा, कर्मधारय, तो ये हमारा कर्मधारय होगा। गुरु है जो देव, जहाँ कहीं भी जो शब्द आ जाए, किसी भी शब्द का समास विग्रह करने पर जो शब्द आ जाए तो वो हमारा कर्मधारय कहलाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है प्रश्न, गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है। तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गुरु है जो देव, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है, बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है। तो जब दोस्तों बारहसिंगा का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 12 हैं सिंह जिसके, अर्थात कोई जानवर जिसका 12 सिंह होते हैं, होता है ना कोई जानवर, वही। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास, बिल्कुल राइट, यही होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास वही है जिसका नया अर्थ निकलता हो, जिसके लिए बात कही जा रही हो। तो बारहसिंगा में कहा गया है 12 हैं सिंह जिसके, अर्थात कोई जानवर। तो कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय में आपको बताया है, कर्मधारय में जो शब्द आ जाता है, जैसे यहाँ पर तो समास विग्रह करने पर कोई भी जो शब्द नहीं आ रहा, 12 हैं सिंह जिसके, तो इसमें तो नहीं आ रहा। और द्वंद्व समास दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो द्वंद्व में क्या होता है, और अथवा या शब्द बीच में आ जाते हैं, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा। तो अब यही भाव में क्या होता है, उसमें उपसर्ग लगता है, तो बारहसिंगा में तो उपसर्ग तो लगा नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही। 12 हैं सिंह जिसके, अर्थात कोई जानवर है जिसके 12 सिंह होते हैं, यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परमानंद में समास कौन सा है, परमानंद। तो यहाँ पर दोस्तों परमानंद का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, परम है जो आनंद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले ही पकड़ में आ गया कि यहाँ जो शब्द आ गया, तो ये कर्मधारय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व में और अथवा और या बीच में आ जाता है। अव्ययी में क्या होता है,
आगे उपसर्ग लग जाता है, और बहुव्रीहि में क्या होता है, कोई ना कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है परमानंद में समास कौन सा है, तो परम है जो आनंद, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों जो है प्रधान होते हैं, ऐसा कौन सा समास है? तो दोस्तों ये ऑप्शन दिया हुआ है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो दोस्तों बहुव्रीहि जो है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास जो है इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं दोस्तों, तो द्वंद्व में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो याद रखिए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो, या अंतिम पद कोई ना कोई प्रधान हो, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों संख्यावाचक आपको पता है ना द्विगु में होता है, तो द्विगु समास में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव में पहला पद अव्ययवाची होता है, अर्थात उपसर्ग लग जाता है। और द्विगु समास जो है दोस्तों इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है? तो द्विगु समास में होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाजन शब्द में समास कौन सा समास होता है? तो दोस्तों कर्मधारय जो है, पहले महाजन का दोस्तों समास विग्रह कर लेते हैं। तो क्या होगा, महान है जो जन, तो यहाँ पर जो शब्द आ गया तो ये कर्मधारय में जो शब्द आता है तो ये कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और द्वंद्व में क्या होता है दोस्तों, और अथवा या बीच में आ जाता है, तो इसमें तो आ नहीं रहा है समास विग्रह करने पर, महान है जो जन। और द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची होता है पहला पद, तो यहाँ पर तो संख्यावाची है ही नहीं। और अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्यय लग जाता है पहले, तो यहाँ पर यानी उपसर्ग लग जाता है, तो यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, तो ये तीनों नहीं होंगे। और महाजन शब्द में समास कौन सा होगा, तो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। महाजन का समास विग्रह होगा दोस्तों, महान है जो जन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद मतलब प्रधान नहीं होता? तो ऐसा तो बहुव्रीहि है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और तीसरा अर्थ देता है, वही प्रधान कहलाता है। और कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय में दोस्तों पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और अव्ययी भाव जो है इसमें अव्यय लग जाता है पहला पद में। और तत्पुरुष जो है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो तीसरा अर्थ निकल कर आता है वही प्रधान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये कैसे है, तो इसका उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों बहुव्रीहि समास का। जैसे है दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर जो रावण है ये प्रधान होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलमग्न शब्द में समास है। दोस्तों ये जितने भी हम समास पढ़ा रहे हैं, जितने भी शब्द हमने लिए हैं, ये बहुत चुन चुन के प्रश्न लिए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे दिया है जलमग्न शब्द में समास है, तो दोस्तों द्वंद्व समास में क्या होता है, पहले इसका समास विग्रह कर लेते हैं। जलमग्न, जल में मग्न, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए में आ गया
और में कारक चिन्ह होता है, और कारक चिन्ह किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तत्पुरुष समास। और दोस्तों द्वंद्व समास में क्या होता है? और, अथवा, या बीच में आता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद अव्ययवाची होता है, अर्थात कोई ना कोई उपसर्ग होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है? तीसरा अर्थ निकल कर आता है समास विग्रह करने पर। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है दोस्तों, जलमग्न शब्द में समास है, तो दोस्तों जलमग्न शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि समास विग्रह करने पर हमारा होगा जल में मग्न। तो यहाँ पर में जो आया है ये कारक चिन्ह होगा, और कारक चिन्ह किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। अगला प्रश्न है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी, वज्रपाणी का समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा वज्र को धारण करने वाला, अर्थात मतलब जिसके हाथ में ये होगा वज्र है जिसके हाथ में, हाथ का अर्थ है पाड़ी, यहाँ पर वज्रपाणी दिया है तो वज्रपाणी का समास विग्रह होगा वज्र है जिसकी पाड़ी में, अर्थात हाथ में। तो अर्थात वो कौन है? तो वो इंद्र है। तो यहाँ पर अर्थ निकल कर आ रहा है तीसरा, इंद्र के लिए बात कही गई है। वज्रपाणी जो वज्र धारण करता है, अर्थात जिसके हाथ में वज्र है वो कौन है? तो वो इंद्र है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचवटी शब्द में समास है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो दोस्तों पंचवटी में पहले समास विग्रह करेंगे तो 5 हैं वट, 5 वटों का समूह। तो यहाँ पर वट जो है वृक्ष के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर समास विग्रह होगा पंचवटी का 5 वटों का समूह। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द आ गया है, तो दोस्तों ये द्विगु समास होगा, और इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा तो ये बहुव्रीहि नहीं होगा, और इसमें कोई भी जो शब्द नहीं आ रहा तो कर्मधारय भी नहीं होगा, और अथवा या शब्द भी नहीं लगा तो द्वंद्व भी नहीं होगा। तो पंचवटी शब्द में समास कौन सा होगा दोस्तों? तो द्विगु समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इसका समास विग्रह करेंगे 5 वटों का समूह, तो पहला पद संख्यावाची आ गया है 5, तो ये द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घास फूस शब्द में समास है, तो दोस्तों घास फूस शब्द यहाँ पर देखिए डैश लगा है, डैश, और डैश किस में लगा रहता है? ये द्वंद्व समास में लगा रहता है, और जब इसका समास विग्रह करेंगे घास फूस का तो होगा घास और फूस। यहाँ पर देखिए दोस्तों समास विग्रह किया हमने घास और फूस, और शब्द आया है ना, तो और किस में आता है? तो द्वंद्व में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुव्रीहि नहीं होगा क्योंकि तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, द्विगु नहीं होगा क्योंकि कोई भी संख्यावाची शब्द नहीं है, तत्पुरुष नहीं होगा क्योंकि कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न है घास फूस शब्द में समास कौन सा होगा? तो द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इसका समास विग्रह करेंगे घास और फूस, बीच में और शब्द आ गया, तो और किस में आता है? द्वंद्व में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास नहीं है, और द्विगु समास होता क्या है? जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों भुजदंड, तो यहाँ पर कोई भी संख्यावाची शब्द नहीं है। भला बुरा, भला और बुरा इसका समास विग्रह होगा, तो भला और बुरा ये तो द्वंद्व समास होगा। और भुजदंड, भुजदंड का समास विग्रह होगा भुजाएं जैसी दंड, मतलब भुजाओं के लिए दंड, तो ये तत्पुरुष समास होगा। माखन चोर, माखन चोर जो है इसका समास विग्रह होगा माखन चोरी करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी होगा। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, यहाँ पर 4 जो है संख्यावाची है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज का समास विग्रह करेंगे तो होगा 4 भुजाओं का समूह, और पहला पद संख्यावाची आ गया है तो ये द्विगु समास कहलाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है? प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में दोस्तों इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा प्रत्येक दिन,
तो यहाँ पर देखिए प्रतिदिन उपसर्ग लग गया है, प्रति जो है प्रति शब्द उपसर्ग लग गया, और उपसर्ग किस में लगता है? अव्ययी भाव समास में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, वो कौन सा समास है? तो वो दोस्तों है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉरी, इसका बी नहीं दोस्तों, कर्मधारय समास सही है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है? वो कर्मधारय होता है। और बहुव्रीहि में दोस्तों कोई भी पद विशेषण प्रधान नहीं होता है, इसमें दोनों पद विशेषण का काम करते हैं बहुव्रीहि में। और अव्यय में पहला पद अव्ययवाची होता है, मतलब कोई ना कोई उपसर्ग होता है। और जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है दोस्तों, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, कौन सा समास होगा? तो वो हमारा कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। रेखांकित यहाँ पर गुरु भाई है, ये रेखा खींची हुई है। तो गुरु भाई का समास कौन सा होगा? तो दोस्तों पहले इसका समास विग्रह करेंगे। तो गुरु के भाई, तो यहाँ पर के जो है कारक चिन्ह है, जो कि तत्पुरुष समास में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं दोस्तों? आप बहुत बार बताइए, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और द्विगु में दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। और दोस्तों बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों पद प्रधान नहीं होता है। और कर्मधारय में क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी में क्या होता है? पहला पद अव्ययवाची होता है, अर्थात उपसर्ग लगा रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है दोस्तों, ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता? तो बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है दोस्तों, किस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? पूछा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद कौन से पद को कहते हैं? तो उत्तर पद दूसरे पद को कहते हैं और पूर्व पद होता है पहला पद। तो दूसरा पद किसमें प्रधान होता है? तो दोस्तों अव्ययी भाव जो है इसमें पहला पद अव्ययवाची होता है, मतलब उपसर्ग होता है। और तत्पुरुष समास जो होता है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। और कर्मधारय समास जो होता है इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है, किस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान मतलब दूसरा पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ अर्थात पहला पद गौड़ होता है उसे क्या कहते हैं? तो दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति का जब समास विग्रह करेंगे तो होगा यथा धन शक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यथा जो है ये उपसर्ग है और उपसर्ग किस में लगता है? अव्ययी भाव समास में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अव्ययी भाव समास। जय पराजय। अगला प्रश्न है दोस्तों, जय पराजय में कौन सा समास है?
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जय पराजय का समास विग्रह करने पर होगा जय और पराजय। यहाँ पर दोस्तों जय और पराजय के बीच में डैश लगा है और ये किस में होता है, तो ये द्वंद्व समास में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें समास विग्रह दे दिया है और पूछ लिया है देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द आ गया है ना, तो जो शब्द किस में आता है, तो ये कर्मधारय में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपुत्र में कौन सा समास है। जब राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। यहाँ पर का शब्द आ गया और का क्या है, कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह किस में होता है, तत्पुरुष समास में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, खट्टा मीठा में कौन सा समास है। यहाँ पर खट्टा मीठा का जब समास विग्रह करेंगे तो होगा खट्टा और मीठा। और यहाँ पर देखिए डैश भी लगा हुआ है, इससे भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। और इसका समास विग्रह करेंगे खट्टा और मीठा, बीच में और शब्द आ गया, और किस में आता है, द्वंद्व समास में आता है, और अथवा यह शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, रातों रात शब्द में समास कौन सा है। तो रातों रात, इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में। तो रात ही रात में, यहाँ पर दोस्तों रातों रात, रात ही रात में, तो ये कौन सा समास होगा, ये अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं आ रहा, बहुव्रीहि होगा नहीं क्योंकि कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, कर्मधारय होगा नहीं क्योंकि कोई भी जो शब्द नहीं आ रहा। तो बचा कौन सा, अव्ययी भाव। तो ये अव्ययी भाव समास होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रातों रात में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव, और इसका समास विग्रह क्या होगा, रात ही रात में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रात दिन में कौन सा समास है। यहाँ पर भी देखिए डैश आ गया है, और पहली बात इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा रात और दिन। तो बीच में और शब्द आ गया है, तो ये कौन सा ऐसा कौन सा समास है जिसमें और अथवा या शब्द बीच में आ जाए, तो वो द्वंद्व समास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, नील गाय में कौन सा समास है। तो दोस्तों जब नील गाय का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीली है जो गाय। यहाँ पर देखिए जो आ गया, तो जो शब्द किस में आता है, तो कर्मधारय में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्मधारय समास। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है जिसे पढ़ते। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोग पीड़ित में कौन सा समास है। तो रोग पीड़ित, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रोग से पीड़ित। यहाँ पर से शब्द कारक चिन्ह है और जो कि तत्पुरुष में होता है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, समास शब्द का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने पढ़ाए हैं, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं, बार बार पूछते हैं, वही घूम फिरा के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को टाइम से देख सकें और अपने अच्छी से तैयारी कर सकें। और इसके पहली वाली वीडियो में दोस्तों हमने डिटेल में समास पढ़ाया है, और उसके पहले वाले में संधि। तो यहाँ पर हम दोस्तों टॉपिक वाइज पूरा हिंदी पढ़ा रहे हैं और पूरी हिंदी कवर कर देंगे। एक दिन हम समझाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं, और दूसरे दिन दोस्तों हम उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में।